अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो देख लेते हैं। कल हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक तो फास्ट रिएक्शन जो आयनिक होती हैं, बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, कितने सेकंड में 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था स्लो रिएक्शन या मीडियम रिएक्शन, ये कुछ टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। इसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, कुछ डे से कुछ ईयर्स में कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे H2+O2। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होता है वो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग होता है। सेंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू del C अपॉन del T। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल या इनिशियल, उसमें डी लगाया था और इनिशियल में टाइम इक्वल टू 0 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, 0 ही होगी। कल तक हमने ये पढ़ लिया था। अब इसके आगे बात करें, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही आसान सा पॉइंट और महत्वपूर्ण भी पॉइंट है। ये तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं, बिल्कुल आसान सा महत्वपूर्ण। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड, अब हमें ये पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक होता क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक होता क्या है, यदि कोई भी कंपाउंड है, एक पॉइंट यहाँ से उठा लेते हैं, +1 में हमने पढ़ा था, किसी भी कंपाउंड में यदि आयनिक रेशियो इक्वल हो, 11th में पढ़ा हुआ है, आयनिक रेशियो यदि इक्वल होगा तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी यदि रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, यदि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है तो यहाँ भी कितने रिएक्टेंट हों, एक ही रिएक्टेंट हो, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो होता है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ये तो हमने जान लिया। अब आगे बात करें रिएक्शन की। हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी का फॉर्मेशन हुआ, ए से किसका फॉर्मेशन हुआ है, बी से का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमें इसको रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस हो रहा है, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। अब दूसरा रेट, ये तो रिएक्टेंट के लिए हो गया, फॉर रिएक्टेंट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस में हो रहा है, कल हमने अच्छे से देखा था। तो यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल टी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर यूनिट टाइम से हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दी। अब इनको दोनों को यदि कंबाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पे अब लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस डेल बी अपॉन डेल टी। अब यहाँ भी हमें समझना है कि इक्वल का जो सिंबल आया ये क्यों आया है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जितना रिएक्टेंट का अमाउंट
डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा, तो दोनों इक्वल में चलेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अब एग्जांपल दूसरा दिया हुआ है हमारे पास कि यहाँ पे 2a से b का फॉर्मेशन करवा दिया गया, 2a से b का फॉर्मेशन करवा दिया गया, तो क्या होगा? तो सिंपली हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस डेल a अपॉन डेल t इक्वल टू प्लस डेल b अपॉन डेल t, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो कितना है? दुगना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो फॉर्मेशन रेट होगी, इसकी जो फॉर्मेशन रेट होगी वो इससे 2 गुनी होगी। इससे क्या होगी? 2 गुनी होगी। ये चीज हमें समझ में आ गई कि इसकी जो फॉर्मेशन रेट होगी वो क्या होगी? इससे 2 गुनी होगी। 2 गुनी होगी तो या तो हम इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको 2 से डिवाइड करें। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, या तो इसको मल्टीप्लाई करें या इसको डिवाइड करें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई न करके यहाँ पे क्या करते? डिवाइड करते। क्यों नहीं? बाई चांस हमारे पास 2 प्रोडक्ट दिए हैं, 2 प्रोडक्ट दिए हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो इससे बेटर क्या रहेगा? इसको डिवाइड करते। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है a प्लस b से क्या बना है? c प्लस d का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसको स्टिचियोमेट्रिक रिलेशन में हमें कैसे लिखना है वो देखें। डेल a अपॉन डेल t माइनस का आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, इक्वल टू माइनस डेल b अपॉन डेल t इक्वल टू प्रोडक्ट में प्लस का साइन लगेगा, डेल c अपॉन डेल t इक्वल टू प्लस डेल d अपॉन डेल t। यदि हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट हों या बहुत सारे प्रोडक्ट हों तो उनके बीच में भी इक्वल का ही साइन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जितना इसका अमाउंट डिक्रीज होगा उसके बराबर ही इसका अमाउंट डिक्रीज होगा, जितना इसका अमाउंट डिक्रीज होगा उसके बराबर ही इसका अमाउंट डिक्रीज होगा। तो दोनों को बराबर में रख के माइनस करना है। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a b b c c और d d। a b b c c d d क्या है? इसका नंबर है। जैसे a की जगह हम 2 लिख ले, 3 लिख ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन b, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन c, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन d। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी समस्या है तो एग्जाम्पल की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल किससे लेते हैं? केमिकल रिएक्शन से लेते हैं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, N2 प्लस H2 से क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। अब इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये बैलेंस होगी। अब हमें किस में लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन और स्टिचियोमेट्रिक के रिलेशन में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, माइनस डेल N2 अपॉन डेल T इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। क्यों लग ये 3 और में 3 क्यों किया? क्योंकि जो इसकी रेट होगी अभी बताई थी, डिक्रीजिंग रेट 3 गुना कम हो जाएगी। तो डेल H2 अपॉन डेल T इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस का आ जाएगा, डेल NH3 अपॉन डेल T। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब किसी की भी रेट दी हुई हो, इसकी रेट दी हुई हो कि इसकी फॉर्मेशन रेट इतनी है, तो H2 की या N2 की कैलकुलेट कीजिए तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है कि जो सेंस द कंसेंट्रेशन होती है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये कौन है? प्रोडक्ट है। अब इसकी जो कंसेंट्रेशन चेंज होगी, इसकी जो कंसेंट्रेशन चेंज होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। पॉइंट एक याद हो गया
जो चेंजमेंट होगा, चेंज द कंसेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे। कैसे डिपेंड करेगा? चेंज द कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? dx/dt। डी लगा दें या डेल लगा दें, आपको बताया था। डी का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज में, और डेल का मतलब क्या है? इस डेल का मतलब और इस डेल का मतलब, इसका लार्ज चेंजमेंट और इसका स्मॉल चेंजमेंट होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर लिख दे, आर लिख दे। आर का मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट। आर नहीं लिखने तो क्या लिख दे? ए लिख दे। कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आर या ए, कोई सा भी एक यूज कर ले। आर क्यों यूज किया हमने? आर का मतलब रिएक्टेंट होगा, जिसमें भी रिएक्टेंट है वो सारे आ जाएंगे। ए का मतलब हमने यहाँ पे ए रिएक्टेंट लिया था, वही आ रहा है। अब इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? के आर या ए। के क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट ला क्या कह रहा है हमें पता चल गया है। रेट ला dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट होगा। अब हमारे पास रिएक्टेंट a + b दिया हुआ है, तो रेट ला क्या हो जाएगा? dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसेंट्रेशन ऑफ a और कंसेंट्रेशन ऑफ b, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कोई भी x y z n नंबर दिया हुआ है, तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके पावर में वो नंबर चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।